हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जो है इक्विलिब्रियम, जिसमें फर्स्ट है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि रिएक्शन दो टाइप की होती है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे रिएक्शन जो होती है हमारी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी होमोजीनियस रिएक्शन, एक होती है हमारी हेटेरोजीनियस रिएक्शन। होमोजीनियस रिएक्शन क्या होती है प्यारे बच्चों? होमोजीनियस रिएक्शन मीन्स जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है दोनों की क्या होनी चाहिए? सेम फिजिकल स्टेट होनी चाहिए, मीन्स सेम फेज में होने चाहिए दोनों। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर रिएक्टेंट भी कैसे हमारे गैसियस है और प्रोडक्ट भी कैसा है हमारा गैसियस है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जब सेम फेज में होते हैं तब उन्हें हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस रिएक्शंस कहते हैं प्यारे बच्चों। सेकेंड आते हैं हम हेट्रोजीनियस रिएक्शंस पे। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैसे होंगे? दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फेजेस रखेंगे। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ रिएक्टेंट सॉलिड भी है, गैस भी है, इधर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी सॉलिड भी है, गैस भी है, यानी कि एक से ज़्यादा, यानी कि 2 एंड मोर फेजेस अगर हो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की तो उन्हें हम कहते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन। प्यारे बच्चों, ये क्या था? केमिकल रिएक्शंस के टाइप थे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट। हीट के बेसिस पे भी रिएक्शन दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें हीट जो होती है रिलीज होती है, यानी कि नेट हीट इज इवोल्व्ड, यानी कि नेट हीट जो होती है वो बाहर निकलेगी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे हमने लिखा रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट एंड हमें प्रोडक्ट साइड हीट देखने को मिलेगी। प्यारे बच्चों, जो हीट होती है, जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए नेगेटिव होती है। लेकिन जैसे ही सेकेंड टाइप हम एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? इसमें नेट हीट एब्जॉर्ब की जाती है। नेट हीट एब्जॉर्ब की जाती है, दैट मीन्स हम इसको रिप्रेजेंट करें तो रिएक्टेंट में हमने हीट दी और हीट देने के बाद हमको क्या मिला? प्रोडक्ट मिला। यहाँ पर जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए पॉजिटिव होती है। प्यारे बच्चों, अब हम इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू नेगेटिव किस बेसिस पे हम कह रहे हैं? इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ हमको x किलो जूल या फिर किलो कैलोरी में हमको क्या दे दी? हीट दे दी। या फिर हम इधर माइनस लगा के भी लिख सकते हैं कि x किलो कैलोरी हीट जो है, x किलो जूल या फिर किलो कैलोरी हीट जो है वो रिलीज हो रही है एंड देन हमको प्रोडक्ट दे रही है। एग्जाम्पल की बात करें, हम जनरल एग्जाम्पल लिखें तो N2 + H2 गिव्स अमोनिया एंड गिव्स सम हीट। क्या मिलती है? यहाँ से हमको हीट मिलती है। ये क्या है? एक हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हीट को हम उधर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x किलो जूल या किलो कैलोरी पर मोल एंड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। या फिर हम डायरेक्ट इधर देखें और इसको माइनस में भी लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे हम इसको यानी कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की भी बात करें हम तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड फॉर्म में होता है, कुछ ना कुछ हीट इसको दी जाती है एंड ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस बनाता है। ये क्या है? इसमें हमने हीट को एब्जॉर्ब किया, यानी कि ये कैसे रिएक्शन हो गई? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हमने डेल्टा एच नेगेटिव किस बेसिस पे लिखा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में से कौन ज़्यादा होगा वो आप कैसे देखेंगे? जैसे आपने हीट देखी, अब रिएक्टेंट है वो किसके बराबर है? प्रोडक्ट की हीट, मतलब जो प्रोडक्ट है वो और कुछ ना कुछ हीट के बराबर है। तो यहाँ पर HP और HR में से क्या ज़्यादा है? HR ज़्यादा है। तो जब आप डेल्टा H निकालेंगे तो डेल्टा H होता है आपका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट।
प्रोडक्ट बिकॉज क्या है, कम है, तो ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज मीन्स नेगेटिव आपकी हीट आने वाली है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप अगर एंडोथर्मिक में बात करेंगे तो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट में से आप देखेंगे कि प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा है, रिएक्टेंट में कुछ ना कुछ है, हीट मिक्स हुई उसके बाद प्रोडक्ट की हीट आई है, तो HP इज मोर देन HR। तो डेल्टा H की अगर आप बात करते हैं तो वो तो वही होता है HP माइनस HR मीन्स प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट एंड ऑलवेज पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, कि स्टेबिलिटी जिसकी हीट या एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है प्यारे बच्चों। जैसे अगर HR ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी की अगर आप बात करेंगे तो स्टेबिलिटी आपकी HR की कम होगी, किससे, स्टेबिलिटी ऑफ P से। अगर आप इधर बात करेंगे तो आपकी जो स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी ऑफ R इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ P, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से, जिसकी हीट ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। डायरेक्ट फंडा याद रखो, आपको याद करनी ही नहीं पड़ेगी। अब एग्जांपल्स ले लेते हैं कि कौन एक्सोथर्मिक होती है एंड कौन एंडोथर्मिक होती है। तो मोस्ट एसोसिएशन यानी कि फॉर्मेशन रिएक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज़ क्या है, मोस्ट लिखा है, ऑलवेज नहीं लिखा है, ऑल नहीं लिखा है, सभी नहीं होती है लेकिन कुछ होती है, ज़्यादातर होती है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ज़्यादातर एसोसिएट यानी कि फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है प्यारे बच्चों। ये क्या थी, हमारी फॉर्मेशन रिएक्शन थी, हीट बाहर निकल रही थी, और कैसे रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और बात करें तो कंबस्टन रिएक्शन, कंबस्टन मीन्स दहन करना, O2 की प्रेजेंस में आप किसी का दहन करो, वो क्या है, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वहाँ से हीट इवॉल्व होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आप एसिड और बेस को मिलाओ, ऑलवेज वहाँ से हीट बाहर निकलेगी, वो क्या होती है, हमेशा ही क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन की एंड कंबस्टन की। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल्स पे। एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल की बात करें आप तो मोस्ट डिसोशिएशन रिएक्शन, ये तो क्या था आपका कॉम्बिनेशन, इधर क्या है आपका डिसोशिएशन। डिसोशिएशन रिएक्शन मोस्ट लिखा है, ऑलवेज नहीं लिखा है, ऑल नहीं लिखा है, मोस्ट मीन्स ज़्यादातर, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, सभी डिसोशिएशन एंडोथर्मिक होती है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट। मोस्ट यानी कि ज़्यादातर डिसोशिएशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो वो भी क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है, उसमें भी हीट ली जाती है। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है तो सनलाइट ली जाती है, हीट का ही फॉर्म है। वेपराइजेशन हो गया, वेपराइजेशन में भी आप, जैसे वेपराइजेशन होता क्या है, लिक्विड से गैस बनना। लिक्विड से गैस बनने के लिए आप पतीले को, जैसे वाटर को आपको वेपर में कन्वर्ट करना है तो आप पतीले को कहाँ चढ़ाएंगे, गैस पर चढ़ाएंगे। तो आपने क्या दी, हीट दी, तब वो किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ, यानी कि उसका वेपराइजेशन हो गया। फ्यूज़न की बात करते हैं अगर हम, तो फ्यूज़न क्या होता है कि आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तब भी आपको हीट, कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी। सब्लिमेशन होता है कि आपका सॉलिड डायरेक्ट गैस बना ले, तो ये होता है आपका सब्लिमेशन, उसके लिए भी आपको हीट देनी पड़ती है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गए, एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल हो गए। अब चलते हैं हमारे कुछ एक्सेप्शन पे, क्योंकि क्वेश्चन किससे आता है, एक्सेप्शन से आता है प्यारे बच्चों। एक्सेप्शन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 4 रिएक्शन आपको याद रखनी है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि जो काम होता आ रहा है वो अब नहीं हो रहा है तो वो एक्सेप्शन में आए, यानी कि आप किस में पढ़ रहे हैं इनको, एक्सोथर्मिक में, यानी कि हीट जनरली ये क्या है, सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मींस एसोसिएशन रिएक्शन है, तो इसमें हीट देनी चाहिए, मतलब इवॉल्व होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हीट हमें लेनी पड़ती है। मतलब हीट अगर हम यहाँ एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन क्या हो गई, एंडोथर्मिक हो गई। एंडोथर्मिक होती है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसीलिए इनको एक्सेप्शन में रखा है।
क्योंकि यहाँ पर N2+O2 आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ऑक्सीफ्लोराइड है, CS2 का फॉर्मेशन है और NCl3 का बनना है। ये चारों क्या होती है, आपकी एंडोथर्मिक होती है, इसमें आपको एनर्जी लेनी पड़ती है। ये कैसी है, कॉम्बिनेशन है, फिर भी कैसी नहीं है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हमारे आगे कि और किस बेसिस पे रिएक्शन को बांटा गया है। तो हम देखते हैं कि डायरेक्शन के बेसिस पे भी रिएक्शन 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होती है हमारी इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब आप कहेंगे मैडम रिवर्सिबल क्या होता है। रिवर्सिबल हम जनरल बात करें तो क्या होती है कि दो तरफा अगर बात चल रही है, आपको और एग्जांपल दूं कि इधर से भी रिप्लाई आ रहा है और इधर से भी, मीन्स आप मैसेज कर रहे हैं एंड रिप्लाई आ रहा है, तो आपकी दाल गल सकती है। लेकिन आप मैसेज कर रहे हैं और रिप्लाई नहीं आ रहा है तो दाल नहीं गलेगी। दाल गलने से मतलब है कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होगा। बात करें हम कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, तो यानी कि प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्ट बैक इनटू रिएक्टेंट्स, कि प्रोडक्ट है वो वापस अगर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए तो ये क्या होगी आपकी, ऐसा एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मींस प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे हैं, देन रिएक्टेंट फर्दर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इन्हें लगता है कि ये इन्हें बना रहे हैं और इन्हें लगता है कि ये इनको बना रहे हैं, लेकिन दोनों ही किसी को नहीं बनाते। जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि जैसे N2+3H2 अमोनिया बना रहा है और यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है, मींस रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट जो है फर्दर रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं और क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, उससे पहले एक बार इरिवर्सिबल को भी देख लेते हैं कि इरिवर्सिबल में क्या होता है कि प्रोडक्ट कांट बी कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट्स, मींस रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट बना लिया, अब ये जो प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाए, तो उसे हमने क्या बोला है, इरिवर्सिबल रिएक्शन बोला है। एग्जाम्पल की बात करें तो यह हमने प्रेसिपिटेट रिएक्शन ले ली या फिर हमने कंबस्टन रिएक्शन ले ली, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर रिएक्शन जो हो रही है वो कैसी है, रिवर्सिबल है, सॉरी इरिवर्सिबल है। मींस यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो बना लेते हैं लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। और यहाँ पर रिवर्सिबल में क्या होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना लेते हैं। मतलब बात कैसी हो रही है, दो तरफा हो रही है, तो आपकी भैया इक्विलिब्रियम आ सकता है। अभी टाइम नहीं है इक्विलिब्रियम का, पर आएगा। अब हम बात करते हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो उनमें और क्या क्या होता है। तो प्रोसीड इन फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, मीन्स रिएक्शन फॉरवर्ड भी चलती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी चलती है। जनरली पॉसिबल इन क्लोज कंटेनर, क्या आप रिवर्सिबल रिएक्शन को ओपन कंटेनर में करा के कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल है? कैसे नहीं कह सकते हैं, इसका आंसर नहीं है। आप यूँ मत समझ जाना कि मैम ने ऐसे बोला है। मैम ने बोला है क्या आप करा सकते हैं इसको ओपन कंटेनर में और कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल है? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, इसको क्लोज में ही क्यों कराते हैं? इसका भी कारण है प्यारे बच्चों। जैसे हमने एक कंटेनर लिया, उसमें गैस डाली या जो भी रिएक्शन है, जैसे मैंने H2 और N2 डाल दी, मुझे अमोनिया बनाना है। अब मैंने मान लो गैस डाल दी, अमोनिया बन गया, ये भी गैस फॉर्म में है। अगर ये बाहर निकल जाएगा ओपन कंटेनर में, अगर मैं रिएक्शन कराएंगे तो अगर ये बाहर निकल जाएगी, गैस है, गैस का कोई ईमान धर्म तो होता नहीं, कहीं भी चली जा सकती है, उसकी मर्जी। तो गैस अगर बाहर निकल जाएगी तो क्या आप प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ये हमेशा कैसे होगी, क्लोज कंटेनर में होगी। और इधर हम बात करें तो ये हमेशा ओपन कंटेनर में होगी, या जनरली पॉसिबल होती है ओपन कंटेनर में करा दी। इसको क्लोज में कराओ, ओपन में कराओ, जब फर्दर वापस ये कन्वर्ट ही नहीं हो सकते तो किसी में भी करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है सिर्फ। अगर आप ऐसे कंपेयर करके लर्न करोगे ना तो आपको जल्दी लर्न होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, दीज कैन अटेन इक्विलिब्रियम, इसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा।
इसमें इक्विलिब्रियम नहीं बनता है। रिएक्टेंट आर नेवर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ऐसा नहीं होता है कि पूरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए देन फिर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना लेते हैं। इक्विलिब्रियम जब स्टेब्लिश होता है तो न तो प्रॉपर प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, न ही हमें प्रॉपर रिएक्टेंट देखने को मिलता है। तो यानी कि यहाँ पर कभी भी कुछ प्रोडक्ट बनेंगे, कुछ रिएक्टेंट बनेंगे, लेकिन कभी भी सभी रिएक्टेंट जो होते हैं कंप्लीटली प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट की बात करें। इधर क्या है कि रिएक्टेंट आर नियरली कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यहाँ पर तो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ वीक एसिड बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों वीक हो, एक वीक हो एक स्ट्रॉन्ग हो, बेस या फिर एसिड। तो जब कोई दोनों में से कोई एक अगर वीक होगा तो हमारी जो रिएक्शन होगी न्यूट्रलाइजेशन की वो कैसी होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। आपके एसिड और बेस में से कोई भी एक कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए, तो आपकी न्यूट्रलाइजेशन कैसी होगी, रिवर्सिबल होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे ये एसिड है, वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, आपस में जब रिएक्शन कर रहे हैं और क्या हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है क्लोज कंटेनर में अगर हम करा रहे हैं तो रिएक्शन कैसी होगी, रिवर्सिबल। लेकिन हम इसी की कंडीशन चेंज करके अगर इसको ओपन कंटेनर में करा दें तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, मैंने रिएक्शन कराई, मैंने डिकम्पोजिशन कराया, CO2 गैस बनी, इसका कोई ईमान धर्म नहीं है। अगर CO2 गैस बाहर निकल गई कंटेनर से तो क्या मैं कैसे इसको वापस कन्वर्ट करूँगी, नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की कंडीशन को चेंज कर दें तब भी वो रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल में कन्वर्ट हो सकती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में अगर रिएक्शन हो रही है तो वो कैसी होती है, आपकी ऑलवेज इरिवर्सिबल होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारा रिएक्शंस के टाइप। अब हम चलते हैं हमारे थोड़े नेक्स्ट स्टेप पे, जो आता है हमारा एक्टिव मास। अब आप कहेंगे मैम एक्टिव मास क्या होता है, तो वो ही हम पढ़ने जा रहे हैं। द मास ऑफ रिएक्टेंट विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। एक्टिव मास नाम से ही पता चल रहा है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, जो रिएक्शन की रेट को ऑल्टर कर सके, वही आपका क्या होगा, एक्टिव मास होगा। क्या करता है एक्टिव मास जो होता है रिएक्टेंट्स का, वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। द टर्म एक्टिव मास मीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस्ड इन मोल्स। जो मोल्स मतलब जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको मोल्स में एक्सप्रेस किया जाता है। एंड मोलर कंसंट्रेशन और द प्रेशर ऑफ द रिएक्टिंग गैस इन एटमॉस्फेयर। अब इससे अगर नहीं समझ आ रहे हैं तो मैम आपको सिंपल से समझाती है। इसमें फॉर्मूला याद रखना होता है बच्चों। एक्टिव मास का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, जो आपके जनरल कंसंट्रेशन का भी होता है, आप डायरेक्ट भी याद रखते हैं। बात करें हम जो मोल्स होते हैं उसको आप क्या लिख सकते हैं, ग्राम में अमाउंट अपॉन ग्राम में अमाउंट या गिवन अमाउंट अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं, इनटू वॉल्यूम जो है वो है ही सही। ये आपने किसको लिखा है, ओनली मोल्स को लिखा है। उसके बाद आप बात करें, इसका थोड़ा कलर चेंज कर दें मैडम, कि अगर आप बात करें कि अमाउंट अपॉन यानी कि ग्राम में अमाउंट अपॉन वॉल्यूम को अगर आप कहें तो इसको आप डेंसिटी भी कहते हैं। तो इसको आप डेंसिटी भी लिख सकते हैं, जो किस में होगा, मोल पर लीटर में होगी, सॉरी ग्राम पर लीटर में होगी, क्योंकि आपका तो ग्राम अमाउंट हो गया, ग्राम पर लीटर में होगी। उसके बाद जो मोलर मास है वो तो है ही सही। तो एक्टिव मास के ये आपके फॉर्मूले हो सकते हैं, आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं और इसके क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है, आपकी डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, इसलिए आपने इसको चेंज कर दिया और मोलर मास लिख दिया।
अब आप बात करते हैं जो अमाउंट मतलब जो एक्टिव मास होता है, किसके लिए? एक्टिव मास। ये आपकी इम्पोर्टेंट लाइन मैम लिख रही है कि एक्टिव मास फॉर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स इज कांस्टेंट। जो सॉलिड एंड प्योर लिक्विड होता है उसके लिए जो एक्टिव मास होता है वो कांस्टेंट होता है, हैंस टेकन एज 1। इसीलिए कैसा लिया जाता है? 1 लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखनी है, लाइन जगह जगह पे काम आएगी, क्योंकि आप कुछ भी निकालेंगे वो सिर्फ गैस का निकालेंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में से अगर आप कुछ भी निकालेंगे, प्रेशर, कंसंट्रेशन कुछ भी रखेंगे तो वो किसकी रखेंगे? ओनली गैस के रखेंगे। बिकॉज जो सॉलिड एंड प्योर लिक्विड होते हैं उनका जो एक्टिव मास होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, वो कांस्टेंट होता है, इसीलिए उसको 1 लिया जाता है। अब आप बात करें, इसको थोड़ा और समझाएं तो जैसे आपका सॉलिड है, अब सॉलिड है तो कंटेनर में अगर आप इसको रखेंगे तो ये क्या पूरे कंटेनर को कंज्यूम करेगा? नहीं, इसका जो वॉल्यूम होगा वो उसी को कंटेन करेगा। इसको अगर आप यहाँ रख देंगे तो सिर्फ इसका वॉल्यूम ही है जिसी को ये कंटेनर में लेगा, लेकिन आप जब इसमें गैस भरेंगे तो गैस का कोई मान धर्म नहीं होता है। वो क्या करता है, जिस कंटेनर में जाएगा, आप छोटे में रखो छोटे का वॉल्यूम ले लेगा, बड़े में रखो बड़े का वॉल्यूम ले लेगा। तो गैस तो क्या होती है, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है उसको ऑक्यूपाई करती है। लेकिन सॉलिड की बात करें या प्योर लिक्विड की बात करें तो वो तो क्या होगा, उसका फिक्स होगा, जो भी होगा कांस्टेंट होगा, जो भी अमाउंट, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स कुछ भी आप लेंगे तो वो फिक्स होता है। जैसे आप बात करें, अगर जैसे आपने इसका हाफ पोर्शन लिया, हाफ पोर्शन अगर रिएक्शन कर रहा है तो मोल्स जो होंगे वो भी हाफ हो जाएंगे। वॉल्यूम बात करेंगे तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। हाफ से हाफ कट जाएगा तो एक्टिव मास तो क्या रहा? कांस्टेंट ही रहा। जो भी अगर चेंजेस आएंगे वो मोल्स और वॉल्यूम में सेम आएंगे, इसीलिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या? एक्टिव मास। किसका? सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स का बच्चों। अब एक्टिव मास की बात करें इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, अगर प्रेशर की फॉर्म में हम एक्टिव मास की बात करें तो हमें क्या याद आना चाहिए? डाल्टन्स लॉ याद आना चाहिए। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर प्यारे बच्चों, पार्शियल प्रेशर अब आप बात करेंगे कि डाल्टन्स लॉ क्या कहता है मैडम। तो आपने क्या लेना है, एक कंटेनर लिया, मानो आपने इसमें क्या भरी, आपने ए और बी दो गैस भरी। इसके जो मोल्स थे वो Na थे, इसके जो मोल्स थे Nb थे। जो टोटल प्रेशर लग रहा था उसको हमने Pt बोला। ये क्या है? टोटल पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर भी लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, टोटल प्रेशर आपने Pt लिया। अब हम बात करें कि कलर भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कम कम दिख रहा है। हम बात करें अगर जैसे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, तो इसमें भी आपको कुछ फॉर्मूले ही याद रखने होते हैं। फॉर्मूले की बात करें हम तो सबसे पहले जैसे पीए क्या है आपका? ए गैस के लिए पार्शियल प्रेशर है। ए गैस के लिए पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे तो आप लिखेंगे XA इंटू Pt। Pt क्या है आपका? टोटल प्रेशर है। XA क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन है। XA की बात करें, मैम इधर साइड में लिख देती है, XA इज इक्वल टू, अगर इसका भी फॉर्मूला होता है लेकिन पहले लिखते हैं मोल फ्रैक्शन है। ये क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन। इसकी जो वैल्यू होती है जैसे Na के मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं Pb की। Pb क्या हो गया आपका? पार्शियल प्रेशर फॉर बी गैस, XB इंटू Pt। Pt वही आपका टोटल प्रेशर है, XB आपका क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस,
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गैस, समझ जाएंगे क्या लिखना पड़ेगा, लिख ही देता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गैस। अब हम बात करें एक्स बी क्या होगा, तो एन बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स की बात करें तो एन टी क्या होगा, एन ए प्लस एन बी, यानी कि दोनों के मोल्स। जितनी भी गैस होगी उसके लिए आएंगे, जैसे 3 गैस होती तो एन ए एन बी एन सी, ऐसे आता टोटल मोल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं एक्स ए एक्स बी की बात हो गई, पी ए पी बी की पार्शियल प्रेशर की बात हो, इनके भी और फॉर्मूले बात करते हैं। जो पी ए प्लस पी बी होता है, इनका जो सम होता है वो पी टी के बराबर होता है, यानी कि जितने भी गैसेस प्रेजेंट हैं उनके पार्शियल प्रेशर का सम उनके टोटल प्रेशर के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं प्यारे बच्चों अच्छे से। अब हम बात करते हैं, आपने फॉर्मूले याद कर लिए, एक्टिव मास क्या होता है, प्रेशर की फॉर्म में एक्टिव मास क्या होता है, दोनों के फॉर्मूले अगर आप याद कर चुके हैं तो आप क्वेश्चन भी कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, हमारे एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा। फाइंड द एक्टिव मास ऑफ द 2.2 mg ऑफ CO2 गैस प्रेजेंट इन द 10 ml कंटेनर। क्या है आपके पास, 10 ml का कंटेनर है, 10 ml का कंटेनर है, तो ये क्या दिया है आपको, वॉल्यूम दिया है प्यारे बच्चों। ml को, ml होता है मिलीलीटर, आपका वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में। आप इसको चेंज करें 10 इंटू 10⁻⁻3, इतना तो पता है ना, 1 ml इज इक्वल टू 10⁻⁻3 लीटर। चेंजेस। अब हम बात करें, हमने 10 ml का कंटेनर लिया, इसमें CO2 गैस हमने भरी, कितनी भरी, 2.2 mg CO2 गैस डाली। 2.2 mg दिया हुआ है, इसमें भी मिली दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, अमाउंट दिया हुआ है ग्राम में, अमाउंट इन ग्राम आपको दिया हुआ है 2.2 mg। 2.2 mg की बात करें तो 2.2 मिली का मतलब वही 10⁻⁻3। यहाँ आप चेंजेस भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे, ऐसे मत कर देना मैम ने एम आगे से हटा के पीछे लिख दिया। ये अभी है मिली और ये एम है मतलब ग्राम, ऐसा लिखा हुआ है। फिर भी अगर आप नहीं समझे तो मैडम हटा देती है आपके लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं, ये तो आपको अमाउंट दिया हुआ है ग्राम में, आपको निकालना क्या है, एक्टिव मास, किसका, CO2 का। एक्टिव मास का फॉर्मूला क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम आपने देख लिया, दिया हुआ है आपको, मोल्स आपको नहीं दिए हुए हैं डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली दिए हुए हैं, आप मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स होता है आपका ग्राम में अमाउंट, अमाउंट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। आप बात करें अमाउंट इन ग्राम 2.2 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। मोलर मास की बात करें, CO2 का मोलर मास होता है आपका 44 ग्राम। मोलर मास निकालना तो आपको आना चाहिए प्यारे बालकों, CO2 का। तो यहाँ लिखेंगे हम 44 ग्राम। आगे बात करें वॉल्यूम इन लीटर, तो वो है आपका 10 इंटू 10⁻⁻3। जो दिख रहा है उसको साफ साफ काट दो, रेड पेन लगा के काट दिया मैडम ने। इसके बाद आप देखें क्या लिखा हुआ है, अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो आपका 10 मल्टीप्लाई होगा, फिर आप काटेंगे तो 22 को 44 2 टाइम्स आप काट सकते हैं। देन हम बात करेंगे, हमारे पास क्या बचा, 1/200 बचा।
क्या इसका आंसर आपको दिया हुआ है? तो इसका आंसर 0.005 आना चाहिए फिर तो, अगर 1/200 बचा है तो। ठीक है बच्चों, ये आपके क्या आए हैं, एक्टिव मास की वैल्यू आई है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड द एक्टिव मास ऑफ द 5 ग्राम ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इनटू 2 लीटर कंटेनर। अब इसको देख के आप क्वेश्चन को 2 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। आपको इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा आप पहले सॉल्व करके देख लो। मैम इसको 2 सेकंड में कर सकती है, कैसे कर सकती है? ये क्या है प्यारे बच्चों, सॉलिड। और मैडम ने इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखाई थी, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड्स ऑलवेज 1। सॉलिड क्या है आपका, CaCO3, तो आपका एक्टिव मास 1। आंसर आ चुका है, 2 सेकंड भी नहीं लगे हैं। निकालने नहीं बैठना है, आपको ध्यान होना चाहिए, लिखा नहीं है तब भी कि सॉलिड कौन है और गैस कौन है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो क्या कह रहा है, कैलकुलेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ A इन अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 moles each of ABC एक्सर्टिंग टोटल प्रेशर ऑफ 10 atm। अब आपको क्या करना है, इसमें भी बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। कैसे करते हैं कि आपको जो भी चीज़ लेनी है, किसकी लेनी है, गैस की लेनी है। अब आपको क्या बोला, ABC 3 चीज़ें हैं, 3 गैसेस है। 3 गैसेस में से, मतलब 3 चीज़ों में से 2 गैस है, 1 सॉलिड है। क्या बोला है, मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ A इन अ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग 2 moles पर ईच। 2 मोल A के हैं, 2 मोल B के हैं और 2 मोल ही C के हैं प्यारे बच्चों। आगे हम बात करें और हमको क्या दिया हुआ है, तो आपको टोटल प्रेशर PT दिया हुआ है, जो क्या है आपका 10 atm है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकालना है, यानी कि आपको PA निकालना है। PA का फॉर्मूला जानते हैं, XA इंटू PT होता है। अब आपको इसमें PT गिवन है तो आपको XA निकालना है बस। ये तो आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अगर आप बात करें अब किसकी, XA की, तो XA क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल अपॉन टोटल मोल होता है। अब टोटल मोल किसके निकालते हैं आप, ओनली गैसेस के। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मोल क्या दिए हुए हैं, 2 मोल दिए हुए हैं। A के मोल कितने, 2। उसके बाद A गैस और B गैस, सिर्फ इसी को ही सम करना है, गलती नहीं करनी है। हाफ आपका क्या आया, मोल फ्रैक्शन आया, A का आया PA, अगर आप निकालेंगे 1/2 इंटू 10, 1/5, 1/5 का को 5 atm आपका पार्शियल प्रेशर आ चुका है A का। अब प्यारे बच्चों गलती क्या होती है कि जैसे पार्शियल प्रेशर, मतलब जो XA निकालते हैं वहाँ बच्चे क्या कर लेते हैं, जैसे Na, जो गलत चीज़ है उसको मैडम रेड से लिखती है। जैसे क्या किया कि अगर आपने मोल्स लिखे खुद के और उसके बाद टोटल मोल आपने 6 कर दिया, 1/3 आ गया। यहाँ पर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर A दिखेगा। लेकिन सही में आंसर कौन सा है आपका, B है प्यारे बच्चों। तो ये आपका मेथड गलत है। तो आपको ध्यान देना है ओनली किसके मोल्स, गैस के मोल्स। बात किसकी हो रही है, गैस की। आप आगे कंसंट्रेशन वगैरह भी लिखेंगे तो वो भी सिर्फ किसकी होगी, गैस की होगी। आते हमारे नेक्स्ट लॉ पर, जो क्या है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन जो गुल्बक एंड वागे था, उसने क्या 1864 में दिया था, क्या लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस। जो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है
उनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है of the reacting substance raised to the power equal to the stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation। क्या आपको लाइन पढ़ने से समझ आई? मैडम को भी आई लेकिन आपको नहीं आई। अब आप क्या करें, आप डायरेक्ट समझें कि ये क्या कह रहा है। पहले मैं लिखूंगी तो आपको जल्दी समझ आएगा। ये कह रहा है कि जो के फॉरवर्ड एंड के बैकवर्ड होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, उसकी जो वैल्यू होती है वो उसके जो रेट होती है, मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर आप बात करते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट ए एंड बी की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और जो उसकी स्टाइकियोमेट्री लिखी हुई है वो उसके पावर में आ जाती है, ये कहना चाहता है। और फॉरवर्ड की जो रेट होती है, अगर क्या प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। फॉरवर्ड की बात हो रही है तो फॉरवर्ड का कांस्टेंट ले लिया। ये फॉरवर्ड की बात हो गई। सेम बात अगर बैकवर्ड की करते हैं तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसके लिए रिएक्टेंट क्या होंगे, सी और डी होंगे। तो सी की कंसंट्रेशन पावर में स्टाइकियोमेट्री स्मॉल सी, डी की कंसंट्रेशन पावर में स्मॉल डी, जो स्टाइकियोमेट्री होती है उनके पावर पे आ जाती है। तो यही ये कह रहा है। अभी वापस स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटता है तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। सी की कंसंट्रेशन, डी की कंसंट्रेशन, ये आपका लिख चुके हैं। ये क्या है, आपकी रेट है। क्या कह रहा है अब लॉ ऑफ मास सेक्शन वापस से पढ़ें। किसने दिया था, गुल्बर्गाइन वागे ने दिया था। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस या मोलर कंसंट्रेशन। यानी कि ये जो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने में, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड जो उनकी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो उनकी पावर में आ जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए तो यही बात कही जो ही हमने लिखी। तो इसको डायरेक्ट पढ़ रहे थे तो आपको समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब आप ये लिखने के बाद वापस पढ़ेंगे तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं हमारे इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन की। इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक क्या था, इक्विलिब्रियम। इससे पहले तो हम जनरल बात कर रहे थे, लेकिन अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। केमिकल इक्विलिब्रियम द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है क्या, दैट इज ऑलवेज अटेन्स अ स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कि ये एक स्टेट को अटेन करता है जिसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम पर होता क्या है, कंसिडर जनरल केमिकल रिएक्शन इन क्लोज्ड वेसल। हमने कोई क्लोज वेसल में ये रिएक्शन कराई। अब रिएक्शन कराई तो अगर t इज इक्वल टू 0 टाइम पर अगर हम बात करें तो ये a और b कैसे हैं, मैक्सिमम है। अभी जो प्रोडक्ट बना है वो 0 0 बना है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इनका जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा, इनका जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट मतलब जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो रिएक्टेंट वापस प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनाएंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होती है। अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की यहाँ बात करें तो KF A की कंसंट्रेशन, B की कंसंट्रेशन। बैकवर्ड रेट की बात करें तो KB C की कंसंट्रेशन, D की कंसंट्रेशन। क्या आपको यहाँ कोई स्टाइकियोमेट्री दिख रही है, नहीं दिख रही है तो हम 1 मानते हैं। 1 को आप ऊपर लिखे नहीं लिखे एक ही बात है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर ये आपको याद रखना है कि इक्विलिब्रियम पर जो रेट होती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड की वो कैसी होती है, इक्वल हो जाती है। अब हम बात करते हैं हमारे ग्राफ की। अगर रेट और टाइम के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं
तो आप देखेंगे स्टार्टिंग में जब रिएक्टेंट है तो वो कैसे है, इनिशियल टाइम पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे प्रोडक्ट्स की तो इनिशियली प्रोडक्ट कैसे हैं, ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि इनिशियली बन ही नहीं रहा है, रिएक्टेंट ही है, प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे कुछ बोल सकते। जो इसका ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है कि यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे आपको क्या दिखेगा कि दोनों की रेट बराबर हो चुकी है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आप कह सकते हैं यहाँ पर आपको क्या मिल चुका है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। ये जो टाइम है इसको क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम आने के लिए जितना टाइम लगा वो है, ठीक है। क्या होता है और क्या बात कर सकते हैं, जो कि थोड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इक्विलिब्रियम पे रेट एट इक्विलिब्रियम, अरे भाई इक्विलिब्रियम जो रेट होती है इक्वल होती है, लेकिन जो आप कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन आपकी कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम की क्या क्या कंडीशन है। एक तो आपकी रेट बराबर होनी चाहिए, कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। अब मैम आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेती है। कैसा क्वेश्चन कि आपको देखने ये तीनों डायग्राम और आपको बताना है कि इन तीनों डायग्राम में से कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम को। अब कुछ बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जो आंसर बता जल्दी देंगे और जल्दीबाजी में कहेंगे कि मैडम जो थर्ड वाला ग्राफ है वो कैसा है, आपका इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा है, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ गलती हो रही है, चलेगा। एग्ज़ाम में गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आप यहाँ गलती पहले कर लें, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि ये ग्राफ वो ग्राफ, तीनों ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करें, आपके इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करें। अब आप पूछेंगे भाई कैसे रिप्रेजेंट करें। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके लिए आपको कंडीशन लिखाई थी कि एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, रेट इक्वल होनी चाहिए। आपने इससे पहले डायग्राम जो देखा था वो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ था, और अभी जो आप ग्राफ देख रहे हैं वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है प्यारे बच्चों। तो आप ओनली क्या देखें कि कंसंट्रेशन यहाँ और यहाँ कैसी हो गई, कांस्टेंट। किसका है, इक्विलिब्रियम का है। यहाँ और यहाँ देखें कंसंट्रेशन कैसी है, कांस्टेंट। किसका है, इक्विलिब्रियम का ग्राफ। यहाँ आप देखें कंसंट्रेशन कैसी हो गई, कांस्टेंट। किसका ग्राफ है, इक्विलिब्रियम का ग्राफ। तीनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से मोर है, ज़्यादा है। यहाँ पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, दिख ही रहा होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। क्या मैम ने ऐसे बोला था कि कंसंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए? नहीं बोला था। मैम ने आपसे सिर्फ कहा था कि रेट इक्वल होनी चाहिए और कंसंट्रेशन आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। तीनों में बिकॉज कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो तीनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नोट की क्या बात है, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम। जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। मे और मे नॉट बी इक्वल, वो इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन मस्ट बी कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट होगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है जो अभी थोड़ी देर बाद आपको देखने को मिलेगा। वैसे क्वेश्चन आप गलत नहीं करें, इसलिए आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है।
तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है, फर्स्ट ही हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का होता है। डायनामिक नेचर को बोले हम चलित, जिसको कहते हैं मूवेबल, मोबाइल नेचर का होता है, यानी कि चलता रहता है, बातें चल रही है, दोनों तरफा बात हो रही है, सेटल हो रहा है, इक्विलिब्रियम लग रहा है, बन रहा है। अभी टाइम है आपके इक्विलिब्रियम में, थोड़ा वेट करें, बढ़िया डॉक्टर बने। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, डायनामिक होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो दोनों तरफ से होता है, यानी कि आप इस रिएक्शन को यूं नहीं कह सकते कि ये इधर से इक्विलिब्रियम में, ये इधर से भी इक्विलिब्रियम में है, इधर से भी इक्विलिब्रियम में है। आप देखेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे हैं, दो तरफा बात हो रही है, सेटल मामला है, ठीक है। द मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम डू नॉट चेंज विद टाइम। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है? वो है आपका टेम्परेचर, प्रेशर, और आप बात करें कलर, और बात कर सकते हैं डेंसिटी। तो ये जो चीज़ें होती है वो किसके साथ चेंज नहीं हो रही है? टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। किस में? इक्विलिब्रियम में। ये क्या होती है? मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है, ये चेंज नहीं होती। अब हम बात करें इक्विलिब्रियम इज अनअफेक्टेड, एक कंसंट्रेशन भी इसमें आती है। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम इज अनअफेक्टेड बाय कैटलिस्ट, द कैटलिस्ट ओनली डिक्रीजेस टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रियम। क्या होता है बच्चों, जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है उसमें क्या होती है? रेट होती है, एक होती है फॉरवर्ड रिएक्शन की, एक होती है आपकी बैकवर्ड रिएक्शन की। अगर इक्विलिब्रियम में आप कैटलिस्ट को डालेंगे तो कैटलिस्ट डालने पर क्या होगा? मैंने अगर कैटलिस्ट डाला तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ेगी, तो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट भी बढ़ेगी। तो कैटलिस्ट डालने पर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोथ आर इंक्रीजेस, दोनों ही अगर बढ़ रही है तो क्या होगा? सिर्फ इक्विलिब्रियम अटेन करने का टाइम कम हो जाएगा, मींस जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जो अमाउंट है आपका प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का, क्या वो चेंज होगा? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो एज इट इज रहेगा, यानी कि सेम। वो कैटलिस्ट डालने पर उस पे कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम इज अनअफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करेगा? ओनली फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेगा, टाइम को डिक्रीज करेगा कि इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, और कुछ नहीं करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। आपको क्या बताना है? इसी क्वेश्चन की मैडम बात कर रही थी अभी 2 मिनट पहले। अब इसमें से आपको क्या करना है? जो भी स्टेटमेंट करेक्ट है उनको चूज करना है, उसकी संख्या कितनी है सिर्फ वो बताना है। अब इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना है कि 1 पे 2 लिखा हुआ है, 2 पे 3 लिखा हुआ है, तो आपका जो आंसर है उसको पहले चेक करना है कि आपका आंसर क्या है और क्या आप टिक कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या दिए? 5 स्टेटमेंट दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। आप पढ़ें पहले चारों ऑप्शन को और बताएं कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब आप देखेंगे फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? रेट मस्ट बी इक्वल। इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ये। इक्विलिब्रियम पर क्या रेट इक्वल होती है? हाँ भाई इक्वल होती है। कंसंट्रेशन मस्ट बी इक्वल, क्या कंसंट्रेशन भी इक्वल होती है? क्या ग्राफ में आपने कंसंट्रेशन इक्वल करी थी तभी उसको इक्विलिब्रियम बोला था? नहीं। क्या कंसंट्रेशन में बी इक्वल? हाँ में बी इक्वल। थर्ड वाला ग्राफ देखा था, इक्वल थी। कंसंट्रेशन मस्ट बी कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट तो होनी चाहिए। रिएक्शन इज 50% डन टिल इक्विलिब्रियम, ये भी सही नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि 50% ही रिएक्शन होगी उसके बाद इक्विलिब्रियम आएगा, ये कोई फिक्स्ड नहीं है। इक्विलिब्रियम कभी भी आ सकता है। कब रिएक्शन ऐसी होती है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट इक्वल हो जाए, ये कभी भी हो सकता है। इसके लिए 50% होना ज़रूरी नहीं है। तो आपके कितने करेक्ट स्टेटमेंट है? 3। क्या मैं 3 को टिक कर दूँ? नहीं। मेरा आंसर क्या होगा?
2 होगा इसी में, क्योंकि 3 लिखा हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है, ऐसी भी बहुत गलतियां कराता है एनटीए। इसके बाद आप बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो फॉर रिएक्शन M1A प्लस M2B इक्विलिब्रियम विद N1C एंड N2D क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, वो इक्वल हो रही है। इसको चेंज करेंगे तो क्या होता है, KF एक ही कंसंट्रेशन, जो भी उसकी स्टोइकियोमेट्री है इन पावर, B जो भी स्टोइकियोमेट्री है पावर में, उसके बाद K बैकवर्ड, C N1 D N2। अब आप बात करें किसकी, कि हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट तो बराबर कर दी। अब क्या हुआ, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कि फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड निकाल सकते हैं। क्या आएगा आपका, A M1 B M2 एंड C N1 D N2। ये क्या आया आपका, ये होता है आपका KC, जिसको बोलते हैं आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है आपका KC। KC का फॉर्मूला होता है K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड। इसको और आप लिख रहे हैं तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैडम ने कुछ उल्टा पुल्टा लिखा है। क्या उल्टा पुल्टा लिखा है बालकों, ऐसा लिखा है कि मैडम ने ऊपर नीचे कर दिया। मान लो ऊपर क्या आता है C, नीचे क्या आता है, मीन्स ऊपर जो होता है, क्योंकि हमने क्या निकाला, KF अपॉन के भी निकाला, यानी कि फॉरवर्ड अपन के बैकवर्ड निकाला। KF इधर ही था, KB को इधर लेके जाएंगे तो उधर वाले तो ऊपर ही रहेंगे और ये वाले इसके नीचे जाएंगे। मैम ने थोड़ा उल्टा लिख दिया था बाई गलती से। उसके बाद आप बात करें कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो किसकी, आप डायरेक्ट अगर याद रखना चाहें तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू KC। जो KC है उसका फॉर्मूला के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। नोट की बात करें तो K इक्विलिब्रियम जो होता है, K इक्विलिब्रियम इज कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जो K इक्विलिब्रियम होता है वो कांस्टेंट होता है और ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो वो भी कितने टाइप के, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका फॉर रिएक्शन M1A M2B इक्विलिब्रियम विद N1C एंड N2D। तो आपके जो K इक्विलिब्रियम होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका कंसंट्रेशन और एक होता है आपका पार्शियल प्रेशर, यानी कि KC और KP। तो जो KC होता है, जनरली हम KC ही लिखते हैं, लेकिन KC अगर लिखा हुआ है तो C आपका कंसंट्रेशन है। कांस्टेंट नहीं पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन, इसको K को तो आप क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ऐसे बोल सकते हैं। KC की बात करेंगे तो आप प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। KP की बात करेंगे तो प्रोडक्ट वाले क्या, पार्शियल प्रेशर अपॉन रिएक्टेंट वाले क्या, पार्शियल प्रेशर। यूनिट की बात अगर आप करें तो यूनिट जो होती है KC की जनरली क्या होती है, मोल पर लीटर में होती है, मोल पर लीटर में होती है। और जो भी पावर लगी होती है उसको लिख देते हैं N1 N2 माइनस आपकी M1 प्लस M2। अगर KP की बात करें, ये ऐसा KP ऐसा लिखा हुआ है। KP अगर आप बात करें उसकी जो यूनिट है जनरली ATM होती है। ATM के ऊपर वही पावर जो भी लगी होती है वो लगी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, KC और KP 2 टाइप के आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हम कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो राइट द एक्सप्रेशन ऑफ KP एंड KC ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इन रिएक्शंस के आपको KP और KC लिखने। तो KP और KC क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, ऊपर प्रोडक्ट अपॉन नीचे रिएक्टेंट, जो भी स्टोइकियोमेट्री है वो उसके पावर में। तो आपको सबसे पहले लिखना आना चाहिए। और सबसे मेन बात क्या ध्यान रखनी है, किसके लिखते हैं, ओनली गैसेस के लिखते हैं,
सॉलिड्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है। कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर किसी का भी लिखो, किसी की भी बात करें हम तो किसकी लेंगे, ओनली गैसेस की। अब हम बात करते हैं इसके लिए Kc की। Kc क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। क्या इसके आगे कोई स्टाइकियोमेट्री है, नहीं है, 1। ये कैसा है, सॉलिड, ये कैसा है, सॉलिड, सॉलिड को लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, हो गया खत्म। Kp की बात करें हम, Kp में क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर आएगा, किसका आएगा, CO2 का आएगा। क्या इस पे पावर है, 1 है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें N2+3H2 की और 2NH3 की। तीनों कैसे हैं, गैसियस फॉर्म में है। क्या लिखेंगे, Kc। Kc क्या होगा आपका, अमोनिया। इसकी कंसंट्रेशन क्या है, इस पे स्टाइकियोमेट्री है, 2 लिखा हुआ है तो 2 चढ़ा दो मैडम पावर पे। अब है आपका H2, इधर है आपका N2, इस पे कोई स्टाइकियोमेट्री है, इस पे 3 लिखा हुआ है H2 पर। क्या N2 के आगे कोई स्टाइकियोमेट्री है, ये 2 देख के मत लगा देना, इतनी भी जल्दीबाजी नहीं है। अब बात करें हम Kp की। Kp में क्या होगा, सब पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में होंगे। अमोनिया का पार्शियल प्रेशर जो है वो पावर में, PH2 का पार्शियल प्रेशर जो है वो पावर में 3 है। अरे यार, उसके बाद NH2 की बात करें तो N2, सॉरी NH2 नहीं, N2। उसके बाद बात करते हैं हम इसकी, ये दिया हुआ है सॉलिड में, गैस है, गैस है, किसको लेंगे, ओनली गैसेस को। क्या लिखना है हमने को, कैसे लिखना है, कैसे में क्या आता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आता है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पावर 2, CO2 पावर 1, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आता है, सॉलिड है, सॉलिड के लिए एक्टिव मास जो होता है वो 1 होता है, इसीलिए आपका जो Kc है वो यहीं ख़त्म हो चुका है। Kp की बात करें आप तो आपका क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर आएगा, जो भी पावर लिखी होगी वो मीन्स जो भी स्टाइकियोमेट्री होगी वो पावर में आएगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस, इसकी पावर 1। क्या आपको Kp और Kc लिखना आ गया बच्चों? Kp और Kc क्या है, हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है, किस पे, कंसंट्रेशन पे और पार्शियल प्रेशर पे। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।